वसूली होती है। सैलरी इनकम हमने पढ़ लिया था, आज हम जो है प्रॉपर्टी इनकम पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा इसके नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि कोई इनकम जो है ना प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब जो इसमें दी गई है ना चीज, ये प्रॉपर्टी इनकम हर किस्म की प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली इनकम प्रॉपर्टी इनकम नहीं होती। इसके रेट मैं भेजूंगा, अगर आप सुनते रहे मुझे, इसके रेट में बताऊंगा। व्हाट इज प्रॉपर्टी इनकम, इस जो कानून में स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया ना, वो ये है कि रेंट जो आप रिसीव कर लिया हो आपने या आपने करना हो किसी भी शख्स से 1 साल के अंदर, एक टैक्स ईयर के अंदर। एक टैक्स ईयर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो हमारा 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है, इसे हम टैक्स ईयर कहते हैं। कोई भी रेंट, ठीक है, हासिल रिसीव किया हो किसी ने या रिसीव करना हो किसी दूसरे शख्स से एक टैक्स के साल के लिए, वो प्रॉपर्टी इनकम कहलाएगा। यानी कि अब इसमें रेंट ही प्रॉपर्टी इनकम है। और रेंट कौन सा, रेंट की क्या तारीफ है इसमें, वो नीचे दिया गया है कि कोई भी अमाउंट आपने रिसीव कर ली हो या रिसीवेबल हो एज अ कंसिडरेशन ज़मीन के इस्तेमाल या बिल्डिंग के इस्तेमाल के लिए, या आपने किसी को बिल्डिंग या ज़मीन का ऑक्यूपेशन आपने किसी को दिया हुआ है, या कोई आपकी बिल्डिंग इस्तेमाल करता है। दो चीज़ें होगी, इस्तेमाल करने का रेंट बिल्डिंग, या बिल्डिंग को कब्जे में रखने का रेंट, ठीक है, या बिल्डिंग को इस्तेमाल करने का इस्तेहकाक हक, या उसको उस पर कब्जा करने का हक। ये जो चीज़ें हैं ना, ये रेंट में शुमार होंगी। अब आपके जहन से तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। इसमें बिल्डिंग या लैंड का इस्तेमाल ये बात जाहिर करता है कि रेंट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है शामिल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, वो कहीं और जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको ये समझ आ जाएगी। काइंडली ये मैसेजेस कर रहे हैं लोग, तो आप अपने सवाल नोट रखेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं, सबको जो है ना समझ आ रही होगी। अभी एक भाई ने सवाल कर दिया, मैं उसका जवाब दे दूँ। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी है, तो मैं बता दूं एग्रीकल्चर लैंड का जो यूसेज है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होती। ये और लैंड है जो आपकी कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, या जो शहरों में होती है जो ज़राअत के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये वो वाली लैंड है। उसका इस्तेमाल का हक या उस पर कब्जे का हक, ठीक है। ये तो हो गया रेंट, यानी किसी बिल्डिंग से, सादा सी अल्फाज में आप इतना ध्यान में रखें, किसी बिल्डिंग से हासिल होने वाला रेंट या हासिल किया जाने वाला रेंट, जो आप इस वजह से लेते होंगे आपने किसी को किराए पे दी हुई को, बंदा उसको इस्तेमाल कर ले या उस पर कब्जा रख के बैठा रहे, इस्तेमाल ना करे, या उस पर उसको राइट दे दें भाई तू जब इसको इस्तेमाल कर तो ना कर, हमने तुझसे किराया ले लेना, या तू इस पर कब्जा रख या ना रख, तो हमने इसे तुझसे किराया ले लेना। तो ये रेंट में आएगी। इसके अलावा आप एक काम करते हैं, हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी का बिजनेस चल रहा है बहुत ज़्यादा, कि आप टोकन मनी दे देते हैं किसी को, और कि ज़मीन मैं तुझे बेचूंगा, ये लो ₹1,00,000 ज़मीन, अब आपने किसी को नहीं बेचनी, 30 तारीख को महीने की को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और अगर मैं 30 को आपको पेमेंट कर दूं तो ठीक है, अगर यकम आ जाए तो आप मैं आपको पेमेंट करने में नाकाम हो जाऊं तो आप मेरा 1,00,000 रख लेना। वो होता है डिपॉजिट, जो है आपने ये 4 फीट हो गया आपका डिपॉजिट। समटाइम ये पगड़ी भी जिसे कहते हैं, या ये टोकन मनी हम देते हैं, लेकिन लोग अपनी कमिटमेंट में पूरे नहीं उतरते, तो वो मौके पे यानी कि उनका जो डिपॉजिट है ना वो वसब कर लिया जाता है जिसको देते हैं। इसको कहते हैं 4 फीटर डिपॉजिट अगेंस्ट सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अगर ये भी आपके पास आया ना किसी सूरत में, आपको किसी साहब ने पैसे दिए ज़मीन खरीदने के लिए, आपने कहा ठीक है मैं आपको ज़मीन दे दूंगा अपनी ₹1,00,000 में, आप मुझे जो है ना टोकन दे रहे हैं ₹10,000, बहुत अच्छी बात है, 30 तारीख को आप पैसे ले आए। दूसरा बंदा जो है वो 30 तारीख को पैसे नहीं अरेंज कर पाता, और आप अपनी ज़मीन जो है वो बेच नहीं पाते उसको, और जो उसका टोकन है आप उसे इनकार कर देते हैं, भाई मैं आपको टोकन जो है ना ये कानूनी तौर पे वापस करने का मजाज नहीं हुई है तो मैं रखूंगा। वो जो रकम आपने 4 फीट की वो भी रेंट में शुमार होगी, ठीक है। इसके अलावा अमाउंट्स नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, कुछ आपको ऐसी अमाउंट है जो आपको रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती। रेंट तो एक महीने का इस्तेमाल है ना। अब आपको एक बंदा कहता है जनाब मैं ये घर किराए पे लेना चाह रहा हूँ, तो आप जो है ना किराया लेंगे, किराए पे ऑब्वियसली 1 महीने के किराए पे तो कोई घर नहीं देता, इसका एडवांस होता है। वो कहता है भाई 6 महीने का किराया आप एडवांस देंगे। वो 6 महीने का किराया एडवांस है, जब आप घर छोड़ेंगे तो वो 6 महीने का किराया आपको वापस भी कर देगा, वो रेंट नहीं है। तो ये ऐसी अमाउंट्स भी, ये भी रेंट में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा नीचे एक पॉइंट दिया है फेयर मार्केट वैल्यू का। बाज़ औक़ात बल्कि बहुत ज़्यादा ये होता है कि जो मार्केट में रेंट चल रहा होता है ना, वो लोग शो नहीं कराते, बल्कि बहुत कम रेंट शो कराते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े, टैक्स डिपार्टमेंट को कम रेंट बताना पड़े। इस सूरत में टैक्स वालों के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन कर लें। जैसे कराची में क्लिफ्टन के एरिया में कोई घर जो है
50,000 रुपये में किराए पे कनाल का घर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने बनाया हुआ है 50,000 किराया शो किया हुआ है, इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा होगा। इसी तरह पेशावर में, हयाताबाद में 20,000 का कनाल का घर तो रेंट पे नहीं मिलेगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी टाउन में, हयाताबाद में, इसी तरह कोयटा में। तो अगर वो झूठ बोलते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी जाहिर नहीं करते, तो उसका फेयर मार्केट ही आपने टैक्स करना है रेंट का, वो आप फेयर मार्केट जो है ना उसका टैक्स कर सकते हैं। अब इसमें ऊपर बात हुई थी पर्सन की, ठीक है, आप किससे रिसीव यानी कि कर रहे हैं रेंट, ये पर्सन को जिसको आप रेंट दे रहे हैं ना, ये ऑनर ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए। ऑनर ऑफ द बिल्डिंग कौन होता है? जिसके पास उस बिल्डिंग को कब्जे में रखने का और इस्तेमाल करने का इख्तियार होता है। अब गली में कोई चलता हुआ बंदा ऑनर ऑफ लैंड नहीं होता, ना ऑनर ऑफ बिल्डिंग होता है। ऑनर ऑफ लैंड या ऑनर ऑफ बिल्डिंग वही होता है जिसके पास उसका टाइटल हो, कागजात में जो उसके नाम हो और हकीकत में भी वही उसे पदस करता रहा हो, ठीक है, वो बंदा ही जो है सही बंदा मालिक मकान कहलाएगा और उसी को आपने रेंट देना होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रेंट इनकम नहीं शुमार होती। हाथी वो भी ज़मीन से ही है, बिल्डिंग से ही है, लैंड से ही है, लेकिन वो प्रॉपर्टी इनकम नहीं समझी जाएंगी। पहले तो हमने सिंपल सी बात पढ़ी है, कोई भी रेंट जो है आपको किसी बंदे को देना पड़ता है लैंड और बिल्डिंग के इस्तेमाल के लिए, तो वो जो है आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसकी ट्रीट होगी। लेकिन कुछ ऐसी इनकम है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगी। इसमें ऐसा रेंट जो आपने कोई बिल्डिंग ली है, उस बिल्डिंग के अंदर मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड है, किसी कोई भी किस्म की मशीनरी हो सकती है, कोई भी किस्म का प्लांट इक्विपमेंट उसमें लगा होता है। आप एक बिल्डिंग किराए पे लेते हैं, वो किराए पे जो आप रेंट दे रहे हैं ना, जो बंदा उस रेंट को वसूल कर रहा है, या आपकी कोई बिल्डिंग है जिसमें रेंट प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड है, तो उसको आप लीज पे दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, तो उससे हासिल होने वाला जो रेंट है ना, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, वो आपका प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगा। ये एक डिफरेंस है छोटा सा, ठीक है। दूसरा ये कि रेंट उन चीज़ों का वसूल करना जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं। आप किसी को बिल्डिंग तो आपने किराए पे नहीं दी हुई, लेकिन आपने उसको गैस का कनेक्शन किराए पे दे दिया, पानी का टैप आपने किराए पे दे दी, तो उससे हासिल होने वाला जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा any rent or revenue derived by a person from land which is situated in Pakistan and is used for agriculture purposes। जैसा कि अभी हमसे सवाल पूछा था, अदनान नादिर साहब ने गालिबन सवाल पूछा था, ये मेरे भाई आपका जवाब यहाँ पे आ गया। ऐसी लैंड जो ज़रई है, ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, उससे हासिल होने वाला रेंट या आमदनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, वो एग्रीकल्चर इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम आपको पता है एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा एक चौथा पॉइंट है ग्राउंड रेंट। एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है खाली, और आपने वो पार्किंग के लिए किसी को शहर में दे दिया, वो ग्राउंड है सिर्फ, यानी कि खाली, उस पर कोई बिल्डिंग नहीं है, तो वो भी उससे हासिल, अगर आपको किराया हो रहा है, किसी ने ठेके पे ले लिया है, या लड़कों ने मोहल्लों ने ठेके पे ले लिया है मैच खेलने के लिए, किराया आपको देते हैं, तो आपको आने वाली जो आमदनी है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही होगी। ठीक हो गया। अब इसमें एक्सेप्शन हैं कुछ। रेंटल इनकम कुछ हद तक जो है ना वो टैक्सेबल होती है, कुछ हद तक जो है वो टैक्सेबल नहीं होती। अब इसमें रेट ये गलत लिखा हुआ है, इस साल ये रेट बदल गया है, तो मैं इस प्रेजेंटेशन में भी रेट को दुरुस्त करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक साल में 2 लाख रुपए आप रेंट वसूल करते हैं ना किसी प्रॉपर्टी से, आपने घर किराए पे दे दिया है हैदराबाद के अंदर, कासमाबाद के अंदर आपने एक घर किराए पे दे दिया अपना, और उससे आपको किराया साल में जो वसूल हो रहा है वो 1,99,000 रुपये है या 2 लाख रुपए है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी एग्जाम इनकम जो है वो 2 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ लगी होगी। इसका थोड़ा सा ना समझने वाली बात ये है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को समझते हुए हमें इस पे जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, कहीं हम इसे प्रॉपर्टी टैक्स से मिला देते हैं ज़हनी ज़हन में। तो समझ लें ये पर्सनल नेचर का टैक्स है, ये ऑनर के ऊपर है, ऑक्यूपेंट के ऊपर नहीं है। अगर आप किसी घर में हैं तो ये आपके ऊपर नहीं है बल्कि उसके ऑनर के ऊपर है, और जो उसको बेनिफिट उसका मिल रहा है रेंट का। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो ऑक्यूपेंट पे होता है और वो डिफरेंट है, वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर है, ये इनकम के ऊपर है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला जो टैक्स है ये प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर है, और जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर है, ठीक है ना। वो आपसे जो सूबाई हुकूमत लेती है प्रॉपर्टी टैक्स, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर लेती है और वो प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। और वो बाज़ ये भी नहीं देखते कि मालिक है या नहीं है, वो देख के आते हैं। शहरों में तो ऐसा ही होता है कि वो आपका घर सील कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है।
वो प्रोविंशियल होता है प्रॉपर्टी टैक्स। कैंट बोर्ड में जो लोग रहते हैं वो उनसे कैंट बोर्ड लेता है, आम शहरों में वो एक्साइज डिपार्टमेंट लेता है। लेकिन जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है ये ऑनर के ऊपर है, उसकी इनकम के ऊपर है। लिहाजा अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स अवॉइड कर रहे हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी को सील नहीं करेंगे कि ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रही, क्योंकि ये तो है इनकम के ऊपर। उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ आ रही होगी। अब इसके रेट्स जो हैं वो थोड़े से सादा अंदाज में मैंने लिख दिए हैं। किसी भाई ने रेट्स पूछे थे तो मैंने पहले बताया कि 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर आपको आ रही है, कोई घर कोई बिल्डिंग आपने किराए पे दी हुई है और आप महाना नहीं सालाना उसका रेंट 2 लाख रुपए, आप किसी किस्म का टैक्स नहीं देंगे, कोई टैक्स आप पे वाजिब लगा नहीं है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कीमत में। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है, जो बड़े शहरों में अक्सर होता है, ज़्यादा महंगे घर होते हैं, फिर आपके ऊपर पहली स्लैब है और इस स्लैब में आप रेट देख सकते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये वाली आपकी स्लैब है 2 लाख से 6 लाख के दरमियान आपको ग्रॉस अमाउंट रेंट की आ रही है, ठीक है। इस ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स कैसे लगेगा? 5% जो भी 2 लाख से एक्सीड कर रहा हो। मसलन आपको रेंट आता है 3 लाख रुपए, अब वो 3 लाख रुपए का जो रेंट है वो इस सीलिंग में तो आ जाता है, क्योंकि 2 से ज़्यादा है, वो 6 से नीचे है, तो उसको कैसे टैक्स करेंगे? इसके मुताबिक 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 200,000, तो ये 1 लाख रुपए ज़्यादा हो गए ना। 3 लाख रुपए तो 2 लाख से ज़्यादा हो गए ना 1 लाख रुपए। अब 1 लाख का 5% जो है ना वो आपका टैक्स होगा, यानी कि 5,000 रुपये। आपको उम्मीद है इस चीज़ की समझ लगी होगी। इसी तरह नीचे है कि अगर आपकी टैक्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो 6 से 10 लाख के दरमियान है, तो उसके लिए एक अलग स्लैब दी हुई है। और स्लैब में ये है कि 20,000 रुपये तो आप पे लगाने एक साइड पे रख लेंगे, और 10% वो अमाउंट होगी जो 6 लाख से बढ़ रही हो। मसलन आपका रेंट है 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हुई है, तो उसमें ये होगा कि सबसे पहले 20,000 तो हमारे पास है ही जी, ठीक है। 20,000 तो आपने लिख लेने, ठीक है। अब इसमें जमा होगा 10%, किसका? जो अमाउंट 6 लाख से इंक्रीज कर रही है। 6 और 7 लाख में 1 लाख का फर्क है। 1 लाख का 10,000 जो है वो 10,000 होता है। 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो 20,000 में 10,000 जमा कर देंगे तो ये टोटल 30,000 बनेगा। ये 30,000 आपका टैक्स है, ठीक हो गया जी। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ लग गया होगा। इसी तरह नीचे एक स्लैब है कि जहाँ पे ग्रॉस अमाउंट रेंट की जो है वो 20 लाख से, ये 10 लाख वाला भी इसी तरह ऊपर वाले की तरह अक्सर शहरों में इस हद तक बात चली जाती है कि 10 से 20 लाख के दरमियान जो है प्रॉपर्टी का 1 महीने का यानी कि सालाना रेंट होता है। कुछ 1 महीने वाली भी होती होंगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो उसका बहुत ही ज़्यादा रेंट है, 20 लाख से भी ज़्यादा रेंट है उसका, भले वो 2 करोड़ की हो, 3 करोड़ उसका रेंट हो, तो फिर उसका भी आखिरी फार्मूला है। यही स्लैबें हैं इनकम टैक्स में, प्रॉपर्टी इनकम पे टैक्स लगाने की। अगर आपका 20 लाख आपको ग्रॉस अमाउंट रेंट की आ रही है या 20 लाख से ज़्यादा आ रही है, यहाँ इसमें यह है कि 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। 20 लाख है उस पर पिछला रेट लगेगा, ये वाला रेट लगेगा। 20 लाख से अगर ज़्यादा है उस पर रेट पिछला लगेगा। अब उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ लगी होगी। अगर कोई चीज़ कोई बात समझ नहीं आ रही, आप उसको जो है ना लिख के रख लें, इंशाल्लाह वो आपको बता दिया जाएगा। अभी ये लुबना बतूल पूछ रही है फॉरफिटेड, इसमें ये लुबना आपको बता दें कि कोई आप एडवांस जब कोई चीज़ खरीदते हैं ना, ज़मीनें वगैरह खरीदते हैं, कोई घर वगैरह लेते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह घर शहरों में लेते हैं, तो वो एक टोकन देते हैं कि अब प्रॉपर्टी का जब अरूज था तो बहुत ये काम चलता था, एडवांस दे देते हैं कुछ, यार ये 2 लाख रुपए पकड़ लो, करोड़ का घर है ना, तो वो घर बुक करने के लिए कहते थे ये लिखत पढ़त कर लें, ये 2 लाख रुपए आपको एडवांस दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2 हफ्ते में हम पेमेंट अरेंज करके आपको जो है ना वो सारा आपसे घर ले लेंगे। उस 2 हफ्ते में जो मालिक मकान है वो घर नहीं बेच सकता, क्योंकि उसकी कमिटमेंट हुई है। अगर वो बेचेगा तो वो 2 का डबल देगा, 4 लाख वापस करेगा, ये भी कमिटमेंट होती है। किसी सूरत में आपसे पैसे नहीं अरेंज हो पाते और वो 2 हफ्ते बाद वो आपकी अमाउंट जब्त कर सकता है मालिक मकान जो, और वो अमाउंट जब्त हो जाती है तो वो फोरफिटेड होगा, फोरफिटेड एडवांस होगा, तो वो उसकी रेंटल इनकम में, प्रॉपर्टी इनकम में शुमार होगी जिसने आपकी जब्त की है। ये आप जी जी ये बाद में पूछिएगा ना सवाल आप जब सर। जी जी सवाल जो है ना आप नोट करके रखें, सादा सादा बातें इंशाल्लाह आपको सादा से अंदाज में लेक्चर के एंड में पढ़ा देंगे। कैपिटल गेन्स में और इसमें भी फ़र्क बता देंगे। सवाल पूछा है किसी साहब ने, अभी थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ आप। अब ये है कि सैलरी जो है ना उसको हासिल करने में तो आपको कोई खर्चा अलाउ नहीं है। जैसी ग्रॉस सैलरी आपके हाथ में आई है ना, वैसे के वैसे उस पर टैक्स आपका एम्प्लॉयर लगा देता है या आपको वो अदा करना पड़ता है।
लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक थोड़ी सी रियायत है, वो ये कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपको 10 लाख रुपए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हुई, तो उसमें आपको अभी वो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है जिस पे टैक्स लगेगा, ठीक। उसमें आपको डिडक्शंस कुछ अलाउड होती हैं। वो डिडक्शंस क्या है कि आप 1/5 हिस्सा जो है ना उसमें रिपेयर्स का साल में आपको अलाउ होता है कि आप उसको डिडक्ट कर लें अपने टोटल इनकम से नेट इनकम तक पहुंचने के लिए। फिर अगर आपने कोई प्रीमियम अदा किया है उस बिल्डिंग को इंश्योरेंस कराने के लिए, तो वो भी आप मिन्हा कर सकते हैं उस आमदनी से टैक्स पे पहुंचने के लिए। कोई लोकल रेट टैक्स या आपने प्रॉपर्टी टैक्स सेस ये भी चार्ज होता है, ये अगर आपने कोई दिया है तो ये भी आप उसमें से लेस कर सकते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से। फिर अगर आपने कोई प्रॉफिट पे किया है, ये सारी डिडक्शंस के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ये अगर आप एक इंडिविजुअल है ना, फिर ये डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है। एक इंडिविजुअल को जैसा उसका ग्रॉस अमाउंट है ना रेंट की जो उसे मिला, वो उसने वैसे के वैसे उस पर टैक्स देना है। ये सारी डिडक्शन जो है ना ये कंपनीज को अलाउड है, और ये इसी साल तब्दीली आई है। पिछले सालों में एक इंडिविजुअल जो होता था वो भी यानी कि डिडक्शन कर सकता था, उसको अलाउड थी, लेकिन अब ये सिर्फ कंपनीज को अलाउड है। पहले 1/5 ऑफ रेंट एज रिपेयर्स वो डिडक्ट कर सकती है कंपनी। फिर कंपनी ने अगर कोई प्रीमियम पे किया हुआ है इंश्योरेंस का, उसको वो डिडक्ट कर सकती है रेंटल इनकम से। कोई लोकल टैक्स रेट दिया हुआ है प्रॉपर्टी के सिलसिले में, उसे वो डिडक्ट कर सकती है। फिर अगर कोई कंपनी ने उस बिल्डिंग की मद से कोई ज़मीन यानी कि उधार ली हुई है, या वो कर्जा उधार लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, तो उस पर पे अदा किया जाने वाला जो है प्रॉफिट या इंटरेस्ट जिसे कहेंगे, उसको लेस किया जा सकता है। कंपनी की ज़मीन पे कोई केस कर देता है, कंपनी ने ज़मीन किराए पे दी हुई है, एक अपना बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, और उस बिल्डिंग का केस चल पड़ता है जिसमें कंपनी को उस बिल्डिंग का जो टाइटल है वो कोर्ट में डिफेंड करना पड़े, वो जो जितने खराजात होंगे उसे वो रेंटल इनकम में से लेस कर सकते हैं। ये इलियास साहब जो है ना ये पूछ रहे हैं सवाल, 1/5 ऑफ द टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। मेरे भाई ये 1/5 जो है ना ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टोटल इनकम से नहीं, टैक्सेबल इनकम से नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, ठीक है। डिडक्शंस का थर्ड पॉइंट ये पूछ रही है लुबना बतूल, एनी लोकल टैक्स और रेट असेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर दिया है, अपना घर, आपका एक घर है, उसके हवाले से आपने प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है, तो जो उससे आपको आमदनी आ रही है ना बिल्डिंग के किराए से, उसमें से वो प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट आप मनफी कर देंगी अगर आप एक कंपनी है, और फिर जो अमाउंट बचेगी तो वो आप उस पर टैक्स अदा करेंगी। दो भी ये कि आपने इंश्योरेंस, उस्मान साहब पूछ रहे हैं, अगर आपने प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस की किस्त दी है, इंश्योरेंस का कोई पैकेज लिया है, बिल्डिंग को इंश्योर किया हुआ है ना, कुछ लोग आग से जल्जले से बचाने के लिए बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराते हैं, तो उस पर आपने कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा किया हुआ तो वो भी आपको अलाउड है। ये एक और साहब पूछ रहे हैं सवाल, अगर आप ये लेक्चर संभाल के आपने रखा हो तो इंशाल्लाह दूसरी बार आप सुनेंगे तो ये आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो है, एनी लोकल टैक्स और सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट बिल्डिंग। अगर आप कैंट बोर्ड में रहते हैं, कैंट वालों ने उस बिल्डिंग के पे टैक्स लगा दिया अपना प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो जो अदा कर रहे हैं वो तो बिल्डिंग पे कर रहे हैं ना खर्चा आप, तो उस खर्चे को भी आप जो है ना अपनी रेंटल इनकम में से मनफी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, उम्मीद है यहाँ तक सारी बात समझ लगी होगी। अब इसकी छोटी सी एक मिसाल है आपके सामने। एक दुकान है जिसका किराया 1,80,000 रुपये है, ठीक है जी, और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये एडवांस जिसे हम कहते हैं ये 3 लाख रुपए। फोरफिटेड मनी अगेंस्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट, उसी दुकान का कुछ सेल का कॉन्ट्रैक्ट उसी साल में हुआ था, जो कि 50,000 रुपये उस बंदे ने आपको एडवांस दिए थे, लेकिन 2 हफ्ते के टाइम के बावजूद वो आपसे खरीदने नहीं आया, ना रकम अदा की, तो आपने फोरफिट कर लिया। वो जो टोकन मनी है वो 50,000 भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही है, और ये आपने 90,000 रुपये का उसमें रिपेयर किया, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने ये 15,000 का दिया। प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये तीसरा पॉइंट जो पूछ रहे थे, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट 3, ये दिया आपने। ये आपने कलेक्शन चार्जेस 12,000 दिए, और उसने आपने लीगल चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फोरफिटेड डिपॉजिट जो है ना वो आपने 5,000 दिए। तो इसका हल क्या होना चाहिए? इसका हल ये होना चाहिए कि रेंट शॉप का बिल्कुल ये आपकी प्रॉपर्टी इनकम है सारी की सारी। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो सारी की सारी जो है ना वो साल में नहीं डाली जाएगी। अगर आपको इस साल 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल गया तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके डाला जाएगा। इसका फार्मूला है 1/10। इसका 1/10 लेंगे और उसे हर साल जमा करते रहेंगे, तो इस तरह इसका 30,000 रुपये इस साल बनता है, और 50,000 रुपये सिक्योरिटी जो फोरफिटेड टोकन मनी तो बनती ही है। इस तरह 1,80,000 रुपये जमा 30,000 रुपये और जमा ये 50,000 रुपये, ये
शक्ल अख्तियार कर देंगे। ये मैं आपके सामने इसका सोल्यूशन भी ला रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि 1,80,000 रुपये तो रेंट का जो शॉप का रेंट आया था वही है। 1,00,000 ये 1/10 जो है वो 3 लाख जो एडवांस मिला था उसका 1/10 इस साल जमा कर रहे हैं 30,000, और जो फोरफिटेड टोकन मनी थी वो सारी की सारी जमा कर रहे हैं। तो टोटल इनकम हम बता रहे हैं जनाब आपकी 2,60,000 रुपये, और ग्रॉस अमाउंट जो है ना आपकी वो 2,60,000 ही है। आपको डिडक्शन कोई अलाउ नहीं है क्योंकि आप एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अगर कंपनी हो तो कंपनी को डिडक्शन अलाउड है। इस 2 लाख पे टैक्स अगर बनाएं तो 2 लाख से ऊपर जितनी इनकम जा रही हो उसका 5% यानी कि टैक्स है। इसी तरह से इन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है। मेरी ये चीज़ सबको समझ लगी होगी। ये प्रॉपर्टी इनकम आपको बताइए सिंपल करके, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हमने अच्छे MCQs तैयार किए हैं, और आप में से कई लोगों ने किताबें ली होंगी मार्केट में। आप वो किताबें पढ़ें बिल्कुल, और उनसे ज़रा कंपेयर कीजिएगा हम आपको जो MCQs दे रहे हैं। और इंशाल्लाह भी मैं बता रहा था दोस्तों को कि एक MCQs की किताब मैंने देखी आज, उसमें जो पहला MCQs मैंने पढ़ा है ना, वो पहला MCQs गलत है। वो पहला MCQs गलत है। कारवान की ये बुक है, अगर किसी के पास है तो वो इसको ज़रूर देखें। ये साहब पूछ रहे हैं चंद्र कुमार की डिडक्शन क्यों लेस नहीं की। डिडक्शन इंडिविजुअल्स को अलाउड नहीं है, डिडक्शन कंपनीज को अलाउड है, ठीक है। ये हमने आपको पहले बता दिया था। ये बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी नहीं, बुक को रेफर करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने किताब देखी है, उसमें मिस्टेक थी। अगर आप में से कोई बंदा पढ़ रहा है तो मेरी